चिलचिलाती धूप और जंगल के बीच वो खाली हाईवे रात के अंधेरे से ज्यादा खामोश होती है ऐसी दोपहर। गर्म हवा के थपेड़ों के बीच दौड़ती हुई उस कार में संजना थी। पिछले दिन आलोक से कुछ ज्यादा बात ना कर पाना उसे रात भर खल रहा था और सुबह होते ही वो उससे मिलने के लिए निकल पड़ी थी। आलोक से मिलने का एक कारण यह भी था कि संजना उसे अपनी जिंदगी का वो काला सच बताना चाहती थी, वो सच जो उसे भी अभी अभी पता चला था। उसके हाथों किसी का खून हुआ था। संजना को नहीं पता था कि आलोक क्या सोचेगा, क्या कहेगा, और हो सकता है कि वो उससे हमेशा हमेशा के लिए मुंह फेर ले, मगर संजना के लिए झूठ बोलकर साथ रहने से अच्छा था सच बोलकर दूर हो जाना। वो ख्यालों के इसी उधेड़बुन में थी कि तभी अचानक से जैसे दोपहर की कड़क धूप को काले बादलों ने निगल लिया। आसमान काला पड़ गया, चारों तरफ कोहरा और सन्नाटा छा गया। ये वही हाईवे था जहां संजना का एक्सीडेंट हुआ था। डर संजना की रगों में था, पर वो हिम्मत बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। और देखते ही देखते कोहरा इतना बढ़ गया था कि कार की हेडलाइट चलाने के बावजूद संजना को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और गाड़ी की स्पीड तेज हो गई थी। वो जानती थी ये सब क्यों हो रहा है। अचानक कार का रेडियो चालू हो गया और उसमें से एक डरा देने वाली आवाज आई। वो एक आदमी की आवाज थी जो धीरे धीरे मगर डरा देने वाले अंदाज में बोल रहा था। स्वागत है। और आपकी भविष्यवाणी कहती है कि अगर आज आप कहीं बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो जरा ख्याल रखिएगा। क्या है ना कि मौत कभी भी खड़ी मिल सकती है, किसी हाईवे पर। संजना ने एक नजर रेडियो को देखा। उसकी आंखों में खौफ था, पर तभी उस आदमी की आवाज फिर आई। अरे आप रेडियो की तरफ क्यों देख रही हैं? मौत तो बिल्कुल आपके सामने है। इतना सुनते ही संजना ने सामने की ओर देखा और उसकी कार के बिल्कुल सामने एक आदमी खड़ा था। संजना की तेज स्पीड कार ने उसे टक्कर मारी। कार थोड़ी दूरी पर जाकर रुक गई और सब कुछ शांत हो गया। वहां संजना के तेज सांसों के अलावा और कोई आवाज नहीं था। संजना तो जैसे पत्थर बन चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। उसने डरते डरते रियर व्यू मिरर ग्लास में देखा तो उसे पीछे कोई नहीं दिखाई दिया। हड़बड़ी में संजना पीछे पलटकर उस आदमी को देखने की कोशिश करने लगी, मगर वहां कोई नहीं था। और जब संजना सामने की ओर पलटी तो देखा वो आदमी अब उसकी कार के सामने खड़ा था। वो जला हुआ चेहरा और उस पर एक घिनौनी मुस्कान। संजना ने कार का गियर बदला और एक्सीलरेटर दबा दिया, मगर लगा जैसे टायर तो घूम रहे थे पर कार आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। संजना कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह बस वो इस जगह से निकल जाए, मगर वो साया धीरे धीरे संजना के करीब आ रहा था। संजना ने कार लॉक कर दी, लेकिन अब वो साया विंडो ग्लास के पास था और अपनी नाक कांच के साथ लगाकर संजना को घूर रहा था। संजना के अंदर उस शैतान से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो उस साये से भागकर तंग आ चुकी थी, थक चुकी थी। संजना की आंखों का डर अब आंसू बनकर बहने लगा। उसने एक्सीलरेटर से अपना पैर हटाया और आंखें बंद कर चिल्लाने लगी, मार डालो मुझे, जस्ट किल मी राइट नाउ। कहीं नहीं भागूंगी मैं अब, बस खत्म कर दो इस खेल को।
अब तो मैं ये भी जानती हूं कि तुम क्यों मारना चाहते हो मुझे। तू अब प्लीज सब खत्म कर दो, जस्ट डू इट। संजना की चीख के बाद फिर से माहौल शांत हो गया। वो हैवान कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। संजना ने डरते हुए आसपास देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। और तभी वो जला हुआ चेहरा विंडशील्ड से निकलकर संजना के बिल्कुल सामने आ गया। संजना की चीख निकल गई पर उस साये ने संजना के मुंह पर हाथ रखा और उसके कानों में धीरे से कहा, मेमोरिया पियूष मोरियाटोर। संजना के रोंगटे खड़े हो गए। क्या अब भी कुछ बाकी था जो वो साया उसे याद दिलाना चाहता था? पलक झपकते ही वो साया वहां से गायब हो गया। पर तभी संजना को अपने दाहिनी हाथ पर एक जलन सी महसूस हुई और फिर एक घाव उभर आया, जैसे किसी ने जोर से उसकी कलाई पकड़ी हो। वो दर्द से चीख उठी। वो साया उसे तड़पा रहा था और बार बार याद दिला रहा था कि वो संजना को चैन और सुकून से जीने नहीं देगा। और तभी उस हाईवे पर एक कार तेज स्पीड में निकली। संजना का ध्यान टूटा। कोहरा छट चुका था और धूप फिर से आ गई थी। ऐसा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर संजना के हाथ का वो निशान उस हैवान की हैवानियत का गवाह था। दोपहर शाम में तब्दील हो गई थी और आलोक, भारती, अपर्णा और संजना एक साथ लिविंग रूम में बैठे थे। संजना ने उन्हें दिव्या और नवीन की बातों से रूबरू करवाया था और आलोक ने विशाल की इन्वेस्टिगेशन के बारे में संजना को बताया। सभी के चेहरे झुके हुए थे। एक बड़ा राज खुलने के बाद वहां बस लंबी खामोशी रह गई थी। भारती ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, नो, इट्स जस्ट सम मिसअंडरस्टैंडिंग, आई एम श्योर। तुम किसी को मार नहीं सकती। तुम लोग चाहे जो सोच लो, आई डोंट बिलीव इट। संजना वहां बैठी हुई बस ये सोच रही थी कि काश भारती की बातें सच होती। काश उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता। मगर यह अब हो चुका था और उसी की वजह से एक गिल्ट ने उसके दिल में जैसे हमेशा के लिए घर कर लिया था। संजना ने आलोक को देखा जो चुप बैठा था, पर उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। संजना ने आलोक से पूछा, व्हाट डू यू थिंक? क्या करना चाहिए मुझे? आलोक को नहीं पता था कि इस सवाल का जवाब वो कैसे दे। उसने धीरे से कहा, पता नहीं वीरा, मतलब कहीं ना कहीं there's a voice in my head that says कि तुम इनोसेंट हो, पर विशाल ने जो फैक्ट्स बताए हैं उन्हें भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। संजना को उसका जवाब मिल गया था। वो भी यही चाहती थी कि सच सबके सामने आए, भले ही वो सच उसके लिए कोई बुरा वक्त क्यों ना साथ ले आए। संजना ने कहा, आई थिंक यू राइट, हमें इंस्पेक्टर विशाल के पास जाना चाहिए। आई कांट रन एनी मोर। जो भी पुलिस को मेरे साथ करना होगा, आई एम ओके विथ इट। आलोक ने संजना की आंखों में देखा और हाँ में सर हिला दिया। वो जानता था जो संजना करने जा रही है उसका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन उसके इस फैसले में वो हर कदम उसके साथ था। इंस्पेक्टर विशाल अपनी डेस्क पर रखी फाइल में डूबा था जब उसके कैबिन का दरवाज़ा खुला। सामने आलोक और संजना खड़े थे। उन्हें देखकर विशाल को आश्चर्य हुआ। उसने हैरानी के साथ कहा, संजना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? संजना और आलोक सामने रखी चेयर्स पर बैठ गए और फिर संजना ने अपना कन्फेशन विशाल के सामने रख दिया। सर, आई हैव डन अ हॉरिबल थिंग और मैं अपने पास से अब भागना नहीं चाहती। मुझे मेरे दोस्तों से पता चला है कि मेरे हाथों मर्डर हुआ है। गोविंद निकम नाम था उसका। वो मेरी कंपनी मल्होत्रा डिज़ाइंस का CFO था। मुझे ये तो याद नहीं कि मैंने उसकी बॉडी के साथ क्या किया है, बट आई एम रेडी टू पे फॉर वॉट एवर आई हैव डन। विशाल ने संजना की पूरी बात सुनी और फिर एक हल्की हंसी के साथ कहा,
इस केस ने नींद मेरी भी उड़ा रखी है और मुझसे ज्यादा शायद यहाँ कोई नहीं चाहता कि जल्द से जल्द ये केस बंद हो जाए। लेकिन जल्दबाजी में मैं कोई भी फैसला नहीं लूंगा और जब तक सस्पेक्ट यानी कि आप गिल्टी प्रूव नहीं हो जाती तब तक आप इनोसेंट हैं। और जहां तक बात रही आपके दोस्तों के स्टेटमेंट की, दैट इज जस्ट एन अनऑफिशियल स्टेटमेंट। जब तक मैं खुद ये पता नहीं लगा लेता कि कार में बैठा हुआ आदमी गोविंद निकम था या कोई और, आई एम नोबडी टू टेक यू इन। विशाल वो आदमी था जो सिर्फ फैक्ट्स और प्रूफ्स की भाषा जानता था। वो सचमुच उस राज की तह तक जाना चाहता था। संजना ने आलोक की तरफ देखा। आलोक समझ चुका था कि बात यहाँ खत्म नहीं हुई है और भी बहुत कुछ बचा है इस केस में। एक सच, एक उम्मीद अब भी बाकी है। संजना और आलोक जाने को हुए तो विशाल ने संजना से कहा, संजना, जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाता प्लीज डोंट लीव योर सिटी। संजना ने हाँ में सिर हिलाया और वो वहां से बाहर आ गई। संजना और आलोक स्टेशन के बाहर खड़े थे। ट्रैफिक के शोर के बीच एक अजीब सी शांति में थे दोनों। आलोक ने कुछ देर ठहर कर कहा, जाना जरूरी है क्या? कांट यू स्टे? संजना ने एक नज़र आलोक की तरफ देखा और ना में सर हिलाते हुए कहा, नानी अकेली हैं घर पर, अभी उन्हें मैं इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। आलोक संजना की मुश्किल समझता था, पर तभी आलोक की नजर संजना के हाथ पर पड़ी जहां उस शैतान ने जाते जाते एक घाव दे दिया था। आलोक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? इट्स अ फ्रेश वुंड। रास्ते में जो संजना के साथ हुआ उसने आलोक को बताया और एक हारी हुई आवाज में कहा, अब तो मुझे आदत हो गई है इन चोटों की। जब से मेमोरी गई है तब से यही लाइफ तो जी रही हूं मैं। I just want all of this to end at once. लेकिन आलोक उसे इस तरह हारता हुआ नहीं देख सकता था। उसने संजना से कहा, तुम अकेले कहीं भी नहीं जाओगी, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। अब कोई भी प्रॉब्लम आए, I just want to be there for you. संजना और आलोक एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। उनके बीच की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो दोनों एक दूसरे की हिम्मत थे और अब संजना को उस हिम्मत की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ने वाली थी। संजना और आलोक के जाने के बाद विशाल ने 2 कांस्टेबल्स को अपने कैबिन में बुलाया और कहा, मुझे संजना की कंपनी मल्होत्रा डिजाइन्स के सीएफओ गोविंद निकम की पूरी डिटेल्स चाहिए। कैसे दिखता था, कहाँ रहता था और उसकी फैमिली में कौन कौन था। और हाँ, एक फोटोशॉप स्पेशलिस्ट को बुलाओ जल्दी। केस सुलझता नजर आ रहा था, पर जब तक सारे प्रूफ विशाल के सामने नहीं आ जाते वो नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता था। आलोक और संजना जब घर पहुंचे तब रात गहरी हो चुकी थी, पर उन्होंने देखा कि नानी किसी चिंता में डूबी हुई बाहर गार्डन में घूम रही थी। संजना कार से उतरकर नानी के पास आई और उसने चिंता के साथ पूछा, क्या हुआ नानी? आप बाहर इस वक्त? तबीयत ठीक है ना? मगर नानी को संजना का सवाल जैसे सुना ही नहीं दिया। उन्होंने अपनी धुन में कहा, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वो स्पिरिट दिन ब दिन और ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। आज रात हमें किसी भी तरह उससे बात करने की कोशिश करनी ही होगी। संजना को कुछ समझ नहीं आया। उसे अपनी नानी पर पूरा भरोसा था, मगर वो उन्हें लेकर बहुत ज्यादा डरी हुई भी थी। उसने घबराते हुए नानी से कहा, नानी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूँ और अब आपको नहीं खोना चाहती। उसकी चिंता साफ थी, मगर नानी जानती थी कि वो क्या करने जा रही थी। उन्होंने संजना के सर पर हाथ रखकर कहा, अरे इसमें डरने वाली क्या बात है पगली? और वैसे भी मेरे दोस्त हैं ना मेरी मदद करने के लिए। संजना को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा, आपके दोस्त भी यहाँ आने वाले हैं?
नानी ने हंसते हुए कहा, इस दुनिया में लोग हमेशा मुझे खुद से अलग मानते रहे, कोई मेरा दोस्त नहीं बना, लेकिन उस दुनिया में रहने वाले, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और आज भी वही लोग मेरा साथ देने वाले हैं। संजना समझ तो रही थी, मगर उसका डर अब भी कम नहीं हुआ था। बात करते हुए तीनों घर के अंदर आ गए। नानी ने कहना शुरू किया, वो स्पिरिट इस दुनिया में आकर हमसे बात कभी नहीं करेगी। यदि हमें उससे मिलना है तो उसकी दुनिया में जाना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बेटा। संजना अब और परेशान थी। इस तरह के काम में उसे सिर्फ खतरा दिखाई दे रहा था, मगर वो फिर भी चुप रही। नानी ने उन दोनों को अपने पीछे आने को कहा और बोली, इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए वी नीड अ डोर, अ पोर्टल। इधर पुलिस स्टेशन में गोविंद निकम की सारी डिटेल्स आ गई थी और एक 20-22 साल का फोटोशॉप स्पेशलिस्ट भी विशाल के सामने था। विशाल ने संजना का सीसीटीवी फुटेज उस लड़के को दिखाया और कहा, इस क्लिप की हाई रेज कॉपी चाहिए मुझे। सामने पैसेंजर सीट पर जो आदमी बैठा है उसका चेहरा साफ साफ दिखना चाहिए। अब बस कुछ देर का इंतजार था और सारा खेल विशाल के सामने आने वाला था। अब नानी, आलोक और संजना एक बाथरूम में खड़े थे। नानी ने सामने रखे बाथटब का नल चालू कर दिया और धीरे धीरे बाथटब में पानी भरने लगा। नानी ने पानी में हाथ डालते हुए कहा, तो दुनिया के बीच का सफ़र तय करने के लिए पानी से अच्छा पोर्टल और कोई नहीं है। बाथटब अब पूरा भर चुका था। नानी ने आलोक से कहा, हेलो यंग मैन, कैन यू प्लीज़ होल्ड माई हैंड। और आलोक के हाथ के सहारे नानी बाथटब में बैठ गई। संजना को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उसकी घबराहट उसके ऊपर हावी हो रही थी और वहीं नानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए ये काम बच्चों का खेल था। उसने कहा, नानी, व्हाई आर यू डूइंग दिस? प्लीज़ मत कीजिए ना ऐसा। अगर आपको कुछ हुआ तो मैं। बोलते बोलते संजना की आवाज़ टूट गई। नानी संजना की परेशानी समझ सकती थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और समझदारी के साथ कहा, संजू, आई नो व्हाट आई एम डूइंग हियर। और ये मैं पहली बार नहीं कर रही। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और ट्राई भी किया है। तुम्हें बस मुझ पर पूरा ट्रस्ट करना होगा बेटा। आलोक ने संजना को संभाला और वो ना चाहते हुए भी पीछे हट गई। नानी ने कहा, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जगाने की कोशिश मत करना। यदि इस दुनिया में आने से पहले मैं जाग गई तो कभी वापस नहीं आ सकूंगी। और इतना कहकर नानी उस बाथटब में लेट गई। उनका सर अब पानी के नीचे था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अचानक से एक शांति सी हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि आलोक और संजना अब भी वहीं खड़े उन्हें देख रहे थे। वो उठी और पलट के देखा तो उनका शरीर अब भी पानी के नीचे ही था। ये उनका अवचेतन शरीर था जो इस घर में घूम रहा था। मगर एक बात बड़ी अजीब थी। दूसरी दुनिया में संजना का घर था तो पहले जैसा ही, मगर अब और भी डरावना और पुराना हो गया था। दीवारें काली हो गई थी। छत के कोने पर बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। एक गहरा काला अंधेरा पूरे घर में फैला था, ऐसे जैसे उस शैतानी साए ने अपनी काली शक्तियों से इस घर को अपनी गिरफ्त में कर लिया हो।
उस दुनिया में नानी एक आहट लगातार अपने आसपास सुन पा रही थी। ये कुछ साए थे जो आसपास घूम रहे थे। ये शायद वो रूहें थी जो या तो अच्छी थी या फिर इतनी कमज़ोर कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इन्हीं के बीच वो आगे बढ़ रही थी कि तभी नानी का हाथ किसी ने थामा। ये वही छोटी बच्ची थी जिससे नानी हॉस्पिटल में बातें किया करती थी। बिना कुछ बोले ही वो बच्ची उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगी। उस अंधेरे में जैसे मौत की शांति भरी पड़ी थी। कुछ देर चलकर नानी को एक दरवाज़ा दिखाई दिया जो इससे पहले इस घर में उन्होंने कभी नहीं देखा था। दरवाजे के पास आकर उस लड़की ने नानी का हाथ छोड़ दिया। नानी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। वो समझ चुकी थी कि उस बच्ची का सफ़र यहीं तक का था और इसके आगे अब उन्हें खुद जाना था। उन्होंने वो दरवाज़ा खोला और मांस के जलने की एक तेज़ गंध उन्हें आई। वो समझ चुकी थी ये गंध शैतान के होने का सबूत थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने कदम उस कमरे में आगे बढ़ाए। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे की दीवारें खून से रंगी हुई थी और उन खून सी लाल दीवारों पर तेजी से कोई रेंग रहा था जैसे कोई जानवर। और शैतान उस कमरे के कोने में जाकर खड़ा हो गया, ठीक नानी के सामने। जला हुआ चेहरा, बड़े बड़े हाथ, सड़ता हुआ शरीर। इस दुनिया में उस साये का रूप और भी ज्यादा डरावना और घिनौना था। नानी उसे देखकर समझ गई कि यही वो शैतान है जो संजना के पीछे लगा हुआ है। उन्होंने चिल्लाकर उस साये से पूछा, कौन है तू? नाम क्या है तेरा? मगर उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस ऐसे ही उन्हें घूरता रहा। इस दुनिया में किसी जिंदा इंसान के आ जाने की संभावना बहुत कम होती थी, मगर जो भी आ जाता था उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और नानी को ये बात पता थी। उन्होंने एक झटके से उस शैतान के हाथ को पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही वो साया पूरी तरह चीखने लगा, मगर अचानक नानी को कुछ ऐसा दिखा कि उन्होंने उसका हाथ तुरंत छोड़ दिया। यहां संजना और आलोक नानी को देख रहे थे। वो बेजान सी उस टब में लेटी हुई थी। संजना नानी को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसने कांपती हुई आवाज के साथ कहा, आलोक, नानी, आई थिंक शी इज नॉट ब्रीथिंग। कुछ करो प्लीज आलोक, प्लीज सेव हर प्लीज। मगर आलोक को नानी की बात याद थी। उसने कहा, इट्स दैट इज नॉट हाउ इट वर्क संजना, संभालो खुद को। नानी जानती है वो क्या कर रही है। और फिर अचानक से नानी एक गहरी सांस लेते हुए उठ गई। उनकी सांस चढ़ी हुई थी। आलोक ने उन्हें उठाया और टब से बाहर निकाला। नानी कोई बड़ा राज उस दुनिया से अपने साथ ले आई थी। नानी शॉल ओढ़े हॉल में बैठी थी। आलोक और संजना उन्हें ही देख रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर वहां हुआ क्या था। अब नानी जो कहने वाली थी उसे सुनकर संजना और आलोक के होश उड़ने वाले थे। नानी ने एक धीमी आवाज में कहा, उस स्पिरिट में बहुत ज्यादा हैवानियत है और उसकी नफरत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी बेटा, मगर एक बात है, वो स्पिरिट गोविंद निकम की नहीं है। पुलिस स्टेशन में कर्माकर के भी होश उड़ गए थे। उसके सामने संजना के साथ कार में बैठा शख्स का चेहरा था, पर ये गोविंद नहीं था। तो क्या उस दिन 2 मर्डर हुए थे या ये पूरी कहानी ही झूठ है? लग रहा था सामने एक दीवार है जिसके पीछे इस कहानी का सबसे बड़ा सच है, मगर इस दीवार को पार करना अब और भी मुश्किल हो गया था।
आगे क्या होगा, जानने के लिए ट्यून इनटू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट, मंडे टू सैटरडे रात 9 बजे। साथ ही से सुनिए रेड एफएम इंडिया और सभी लीडिंग पॉडकास्ट ऐप्स पर। रेड एफएम पर जाते रहो।